अभी खाने में जब तक चालू हो गई। हेलो प्यारे बच्चों। आज का क्या है? आज का आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार दिखाना। बस एक बार दिखा दो फिर भी देना। एक बार बता दो बच्चे, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, चलिए। हम सुप्रीम कोर्ट के मतलब जुरिस्डिक्शन में चल रहे हैं, मतलब इंडियन जुडिशरी के 8th पार्ट में चल रहे हैं। 8वां वीडियो है ये जुडिशरी का। चूँकि टॉपिक बहुत लंबा है इसलिए इसको ज़्यादा वीडियो हो रही है, क्योंकि कोई चीज़ स्किप भी ना हो, मतलब कोई चीज़ छूटे भी नहीं और चीज़ें सारी कवर भी हो जाएं और क्वालिटी अच्छे से मिल जाए, इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत एक चीज़ को गहराई में लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको अपीलिएट जुरिस्डिक्शन पढ़ा रहा था, अपीलीय क्षेत्राधिकार पढ़ा रहा था। तो उस अपीलीय क्षेत्राधिकार में मैंने आपको बताए थे कि अपीलिएट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संवैधानिक मामलों में अपील। दूसरा होता है अपील इन सिविल मैटर, सिविल मामलों में अपील। तीसरा होता है अपील इन क्रिमिनल मैटर, आपराधिक मामलों में अपील। तो सिविल मैटर और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में तो मैं समझा भी चुका और लिखवा भी चुका। क्रिमिनल मैटर में मैं समझा चुका हूँ, लिखवाया नहीं है। तो पहले मैं एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ ताकि लिखवा भी सकूँ। ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये क्लास मतलब इनको अपील वाला कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो, तो क्रिमिनल मैटर में अपील कैसे जाती है वो तो मैं समझा रहा हूँ, तो समझ में आ जाएगा। सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए आप वीडियो नंबर 7 देख सकते हैं जुडिशरी की। ठीक है। आगे एक्चुअली जो क्रिमिनल मैटर होते हैं, आपराधिक मामले होते हैं, जैसे चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या इत्यादि, है ना। इन मामलों में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई करता है और आपको सजा देता है, मतलब जो बंदा गलत करेगा उसको सजा देता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर अपील जो होती है वो हाई कोर्ट में जाती है, और हाई कोर्ट के ऊपर जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ये बात सही है ना। मतलब मान लो, सपोज करो किसी ने हत्या कर दी या किसी ने बलात्कार की कोई घटना को अंजाम दिया, तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सजा देगा उसको, फिर उसके बाद वो बंदा अपील करेगा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट अपील करे सुनेगा, और हाई कोर्ट के बाद अपील से आती है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल मामलों में अपील किन कंडीशन में जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल मामलों में अपील पहले तो 2 कंडीशन में जाएगी। 2 कंडीशन कौन सी हैं सुनो। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, समझा चुका हूं फिर भी दोबारा समझा रहा हूं। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी बंदे को रिहा कर दिया, किसी बंदे ने अपराध किया या कुछ किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। अब दूसरी पार्टी जो है वो उसके मामले को लेकर गई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने इस रिहा जिस बंदे को किया था उस फैसले को पलट दिया, और पलटने के बाद उसको सपोज करो फांसी दे दी या डेथ सेंटेंस दे दिया। तो अगर डेथ सेंटेंस दे दिया तो इसमें बंदे को ये राइट मिल जाता है कि जिसको फांसी हुई है वो बंदा अपील लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कोई आपको फॉर्मेलिटीज नहीं करनी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले में रिहा किया गया था और हाई कोर्ट ने बंदे को फांसी की सजा सुना दी है, तो बंदा बिना कुछ सोचे समझे सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसमें कोई प्रमाण पत्र या कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। पहला केस तो ये है कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट पलट दे और पलट के क्या पकड़ा दे, उसको फांसी वगैरह पकड़ा दे, तो बंदा सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट से कोई प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पहला केस तो ये है। दूसरा केस ये है कि सपोज करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया। मैं कह रहा हूं फैसला नहीं सुनाया। ठीक है। और इस केस को सीधा का सीधा हाई कोर्ट ने अपने पास ले लिया। हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर दे दिया कि इस केस को हमारे पास भेजो, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फाइल थी वो हाई कोर्ट को पकड़ा दी, और हाई कोर्ट ने सीधे के सीधे उस बंदे को फांसी दे दी। तो व्यक्ति के पास राइट आ जाता है या अधिकार आ जाता है कि इस केस में भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। यानी केस हो गए 2। इन 2 केस में कोई सर्टिफिकेट या कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। अगर पहला केस ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिहा कर दे या कम सजा दे, ठीक है, और हाई कोर्ट सजा को बढ़ा के फांसी पहुंचा दे, ठीक है,
तो ऐसे में बंदा सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। केस नंबर 1 ये है, ठीक है। केस नंबर 2 ये है कि केस मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अभी कोई सजा नहीं सुनाई। इससे पहले फाइल जो थी हाई कोर्ट ने मंगा ली और हाई कोर्ट ने उस बंदे को फांसी पकड़ा दी, ठीक है। तो ऐसे में बंदे के पास राइट आ जाता है, जिसको फांसी हुई है उसके पास अधिकार आ जाता है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इन दो केस में, दो केस समझ में आ रहे हैं ना कौन कौन से? पहला केस तो ये रहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को पलट के हाई कोर्ट फांसी दे दे, ठीक है। और दूसरा केस क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया ही नहीं है और फाइल हाई कोर्ट ने मंगा के फांसी पकड़ा दी। तो ऐसे में व्यक्ति को किसी भी प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं होती, सीधा का सीधा बंदा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। दो केस ये हैं। और तीसरा केस ये है, तीसरा केस कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा, दूसरा कलर से लिखता हूं, हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा और सर्टिफिकेट में लिख देगा कि इसमें आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी मान लो कोई सजा दे दी, हाई कोर्ट ने भी सजा दे दी, तो हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र दे देगा कि अब आप चाहें तो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो दो केस में तो आपको कोई भी प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तीसरे केस में प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यही 3 केस में, क्रिमिनल केस में अपील होती है। बताइए, समझ में आ गया तो मैं लिखवा दूं? समझ में आ गया तो मैं लिखवा दूं? बताइए, समझ में आ गया आप लोगों को ये तो मैं आपको लिखवा दूं? ये सुनो, समझ में आ गया? चलो तो स्क्रीन नीचे कर देना। समझ में आ गया? बिल्कुल। जिस बच्चे को समझ में ना आया हो तो उसको सिविल केस नहीं समझ में आए होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल तो वो लास्ट क्लास में आया नहीं होगा, तो कृपया करके वो लास्ट वाली वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। चले शुरू करें, आया। अब डालो हेडिंग अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, आपराधिक, अब चलो स्क्रीन नीचे कर देना। अपील इन क्रिमिनल मैटर, अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में फांसी के केस में जा सकते हैं? नहीं नहीं, 10 साल से ऊपर की सजा है तो जा सकते हो। वो पूछ रहा है कि कोई बंदा कि सर क्या ये सूरज कुमार की क्या डेथ सेंटेंस यानी फांसी में ही कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं, 10 साल से ऊपर की सजा है तो जा सकते हो आप लोग, ठीक है। अब लिखिएगा इसमें, लिखिएगा इसमें, द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स, द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स, द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स against the judgment of against the judgment, the Supreme Court hears appeals against the judgment, against the judgment in a criminal proceedings, in a criminal proceedings, criminal proceedings of a high court, of a high court। एक बच्चा पूछ रहा है, भारती यादव, ये पूछ रही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में भी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है? इधर सुनो मैडम, इधर सुनो। अगर किसी भी केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फांसी दे दी किसी बंदे को, इनके जवाब दे दे रहा हूं मैं इनको, कि अगर किसी केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी दे दी, ठीक है, तो फांसी तब तक नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट की मोहर नहीं लगेगी। मेरी बात सुनना दोबारा। मान लो सपोज करो कानपुर के कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, कानपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा केस चल रहा है और कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे फांसी दे दी, तो मुझे जब तक फांसी नहीं हो सकती, मुझे जब तक फांसी नहीं हो सकती, जब तक हाई कोर्ट उस पर मोहर नहीं लगाएगा। कोर्ट मोहर लगाएगा तभी होगा। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं क्लियर हो गया, क्या कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से फांसी नहीं होती। फांसी जो होती है वो सीधे के सीधे हाई कोर्ट के मोहर से होती है। बात समझ आ गई? मैं आप कहो तो मैं आपको थोड़ा फांसी का पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कैसा होता है, ठीक है। अभी मैंने कुछ लिखाया नहीं है, बस यही लाइन बोली थी। मैं फांसी का पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ क्या होता है। एक बार पूरा दिल्ली गैंगरेप केस का समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ आएगा। देखो, दिल्ली गैंगरेप केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो जो 6 मुजरिम थे उन 6 में एक ने तो आत्महत्या कर ली, तो उसको तो साइड में रख दो। एक बेचारा उसमें नाबालिग था, उसको भी साइड में रख दो, ठीक है। तो उन 4 बचे, तो चारों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी सुनाई, ठीक है। अब वो मामला पहुंचा हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट। दिल्ली के हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी फांसी की, दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी फांसी दे दी, यानी अब फांसी तय हो गई, फांसी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब जो वो 4 बंदे थे उनके पास मौका है कि अब हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दिया था
कि अब मौका है कि अब चाहो तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। तो वो चारों सुप्रीम कोर्ट चले गए। बात समझ आ गई? और सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी तय कर दी। ठीक है। अब फांसी वाले केस में तुम्हारे पास एक विकल्प और है कि तुम चाहो तो राष्ट्रपति से माफी की गुहार लगा लो। तो उन्होंने राष्ट्रपति से माफी की गुहार लगाई, राष्ट्रपति ने माफ करने से मना कर दिया। ठीक है। राष्ट्रपति ने माफी से मना कर दिया। बात समझ आ गई नहीं आई? अब जब ये लंबी प्रक्रिया पूरी हो गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी दे दी, राष्ट्रपति ने भी फांसी दे दी, और क्या नाम है, हाई कोर्ट भी फांसी दे चुका है। अब एंड में आता है फांसी देने की बारी। तो एंड में जब फांसी देने की बारी आती है तो सुप्रीम कोर्ट लिख के देता है कि इनको फांसी मुकर्रर की जाती है, मतलब फांसी दी जाती है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड में जिसने सबसे पहले सुनाई थी, वो क्या करता है, फांसी की सजा की तारीख तय करता है कि तारीख मान लो 4 होगी, मान लो एक एग्जांपल 20, वैसे 20 मार्च थी उनकी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी की तारीख तय करता है कि 20 मार्च को सुबह 5 बजे होगी। ये जो फांसी की तारीख होती है इसे कहते हैं डेथ वारंट। इसे कहते हैं डेथ वारंट, मतलब मृत्यु का वारंट होता है ये। तो जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब डेथ वारंट इश्यू कर दिया, अब इसका मतलब ये हो गया प्रशासन की जिम्मेदारी हो गई, आपको फांसी देनी पड़ेगी। अब आपके पास कोई मौका नहीं है। वो एक अलग बात है, क्योंकि भैया इंडिया है तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपील कर सकता है। तो आप तुम चाहो तो ज़्यादा दोबारा राष्ट्रपति से अपील कर लो कि सर गलती हो गई, जो राष्ट्रपति माफ कर दें चांस उसके होते नहीं है, बहुत कम केस होते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आई आपको? मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी देगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फांसी देने से फांसी नहीं हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फांसी के बाद तब फांसी होगी जब हाई कोर्ट फाइनल जजमेंट दे देगा। अब आप हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो तो मर्जी है आपकी, जाना चाहते हो तो चले जाओ, फांसी के केस में चले जाओगे आप। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट आपको क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट भी दे देता है कि आप जा सकते हो, क्योंकि फांसी के केस में हाई कोर्ट, हमेशा ध्यान रखना, फांसी के केस में हमेशा सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि किसी बंदे की जान जा रही है यार, किसी बंदे के अनुच्छेद 21 फंडामेंटल राइट है ना, तो किसी बंदे के फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीने का अधिकार। तो मुझे जीने का अधिकार है, तो ऐसे में किसी बंदे की जान जा रही है तो बंदा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि जज साहब मेरे फंडामेंटल राइट को मत छीनो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? बात नहीं आई आपको? क्लियर हो गया नहीं हुआ? अब इसमें एक लड़का पूछ रहा है, कौन है लड़का है लड़की है पता नहीं, त्रिदेव सूर्यमणि, अब पता नहीं लड़का है लड़की, आई डोंट नो, जो भी है मुझे क्या मतलब कॉन्सेप्ट से मतलब है। अब ये कह रहा है कि सर शबनम की फांसी तो राज्यपाल ने रोक दी थी। नहीं नहीं नहीं, तुमको शबनम की फांसी के बारे में पता नहीं है, फिर इसका मतलब इसलिए तुम बोल रही हो ये कि शबनम की फांसी राज्यपाल ने रोक दी थी, ऐसा नहीं है। इन्होंने केस को समझा ही नहीं है पूरा। अब चूंकि टॉपिक छिड़ जाएगा इसलिए मुझे यहाँ पे मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको। एक्चुअली था क्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लड़की थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लड़की थी, उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि नाम वैसे तो नाम बोल दिया, लेकिन ये काल्पनिक नाम होता है, हमेशा याद रखना, रियल नाम नहीं होता। तो उस लड़की ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार में 7-8 लोगों को मार दिया था। प्रेमी के साथ मिलकर 7-8 लोगों को मार दिया था। ठीक है। अब उसमें हुआ क्या था कि वो लड़की जो थी वो क्या कहते हैं, नाबालिग, नाबालिग नहीं थी, लड़की तो बालिग थी, लेकिन लड़की की शादी नहीं हुई थी। और पूरे परिवार में शबनम थी, और शबनम के परिवार में जितने भी लोग थे, मम्मी पापा चाचा ताऊ चाचा जो भी XYZ, 7-8 लोग थे शबनम में, शबनम के घर में। तो हुआ क्या था कि शबनम के केस में शबनम के घर में सब मर गए, सब मर गए, सबकी हत्या हो गई, शबनम अकेली बच गई। और उस वक्त नई नई गवर्नमेंट बनी थी मायावती की, मतलब उत्तर प्रदेश में CM थी मायावती उस वक्त। तो जब अखबारों में ये सुर्खियों में आया कि पूरे परिवार को ही मार दिया गया, केवल एक लड़की बची है, तो मायावती खुद मिलने पहुंची उस लड़की से, और लड़की को सांत्वना भी दी कि तुम टेंशन मत लो, अपराधियों को हम पकड़ेंगे। तो चूंकि मुख्यमंत्री का लड़की के ऊपर सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट इन द सेंस, मतलब वो दिलासा दे रही है कि आप टेंशन मत लो, अपराधी को पकड़ेंगे। और फिर क्या हुआ कि चूंकि SP और DM, SSP और DM को आदेश जारी कर दिए गए कि बिल्कुल क्रिमिनल को पकड़ा जाए। तो अब क्रिमिनल पकड़ में तो आनी है, लड़की से पूछा तो लड़की कह रही थी लूटपाट के सिलसिले में आए थे, वो लूटपाट के ले गए और मेरे घर में सबको मार गए। तो लड़की से पूछा तुम्हें क्यों छोड़ दिया, तो उसने कहा कि मैं उस वक्त वॉशरूम में नहा रही थी, XYZ जो भी है। अब क्या हुआ, पुलिस के मामले में इस पुलिस को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे। क्यों? क्योंकि मुद्दा यहां पर यह फंस रहा है कि एक तो मायावती ने हाथ रख दिया, मुख्यमंत्री ने लड़की को गले लगाया है, तो पुलिस कुछ गलत कदम भी नहीं उठा सकती है। तो ऐसे में प्रॉब्लम यहां पर यह आई कि पुलिस ने उस लड़की का मेडिकल चेकअप कराया। बात गौर से सुनना, मेडिकल चेकअप क्यों कराया? मेडिकल चेकअप इसलिए कराया कि लड़की को कुछ हो ना जाए, पता पड़े अटैक वटैक ना पड़ जाए, कहीं बीमार ना पड़ जाए। भैया घर में 7-8 लोगों की मृत्यु हुई है। तो जब उसका मेडिकल चेकअप कराया तो पुलिस के तोते उड़ गए।
तोते क्यों उड़ गए? क्योंकि मेडिकल चेकअप में लड़की प्रेग्नेंट निकली, मतलब गर्भवती निकली, मतलब लड़की के पेट में बच्चा था। अब पुलिस का दिमाग खुला। पुलिस ने कहा जिस लड़की की शादी नहीं हुई वो लड़की प्रेग्नेंट कैसे है? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो पुलिस ने उस लड़की का नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई। तो जब कॉल डिटेल उसकी निकलवाई तो निकलवाने में पता चला कि उस लड़की की बात एक नंबर पे बहुत होती है, एक नंबर पे। और जिस दिन ये हत्या हुई थी उसी दिन कम से कम 40-50 बार उसी नंबर पर बात हुई है। तो पुलिस ने सबसे पहले उस नंबर को पकड़ा, उस नंबर को पकड़ा, उस नंबर को जिससे बात हुई थी 40-50 बार एक ही दिन में। तो पता चला वो एक लड़के का नंबर था। लड़के का नाम मैं क्या बोलूँ यार, इसमें किसी का नाम लेना सही नहीं है, मतलब शायद जहां तक मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन ऐसे मान लेता हूँ। मैं चाहे बताना नहीं चाह रहा है या कुछ भी मान लो आप, क्योंकि नाम में किसी की डिग्निटी खराब नहीं करना चाहता। शायद उसका नाम सलीम था, ऐसे समझो। ठीक है। तो पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल निकाली और लड़के को बुला लिया थाने में और उससे पूछा क्या है। तो पुलिस तो देखो भैया अपने तरीके से काम करती है, पुलिस अपने तरीके से काम करती है। तो पुलिस ने लड़के को बैठा लिया, लड़के को, और लड़के को बोला, पुलिस ने दाव फेंका उल्टा। पुलिस ने कहा कि लड़की हमको सब कुछ बता चुकी है, अब तू साफ साफ बोल दे क्या बात है। मतलब लड़की ने कुछ बात ही नहीं हुई लड़की से अभी तो। पुलिस ने लड़के के ऊपर दाव फेंका कि पुलिस, लड़की हमको सब कुछ बता चुकी है कि सब में तेरा हाथ है, अब तू बता क्या बात है। तो लड़के ने पूरी बात बता दी, क्योंकि मुझे मालूम है लड़की नहीं बोल दिया सब कुछ तो मैं फंसने वाला हूं, अब तो मैं भी जेल जा रहा हूं। तो उसने कहा कि मैं क्यों फंसूं, मैं क्यों फंसूं। तो लड़के ने पूरा का पूरा बयान दे दिया। अब पुलिस ने इसकी रिकॉर्डिंग की होगी, जो भी है, मैं नहीं जानता कि ये नहीं की। पुलिस ने उसको प्रूव ले लिया पूरा कि लड़के ने ही मारा है लड़की के साथ मिलके। अब महिला कांस्टेबल बुला के लड़की को बुलाया, और लड़की को जब बुलाया तो लड़की को सामने वो पुलिस ने उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई होगी। तो लड़की को भी समझ में आ गया, जब सलीम ने सारा किस्सा बता दिया तो फिर लड़की भी कबूल कर गई। तो इस तरीके से बाद में पता चला कि वो 7-8 लोग जो मारे गए थे परिवार के, वो शबनम ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलके मारे थे, ताकि वो सलीम से शादी कर सके। बात समझ आई नहीं आई? लेकिन भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार देता है, 21 देता है। अनुच्छेद क्या देता है? जीने का अधिकार। लड़की के पेट में बच्चा था, लड़की के पेट में बच्चा था, तो लड़की को कुछ दिन के लिए रिहा किया गया ताकि उस बच्चे को पैदा किया जा सके। किसी की जान नहीं ले सकते ना हम लोग, संविधान कहता है किसी की जान नहीं ले सकते, क्योंकि पेट में बच्चा है उसकी जान बचानी पड़ेगी। तो ऐसे में अब हुआ क्या क्या कि उस लड़की को कुछ दिन के लिए रिहा किया गया, पालन पोषण करवाया गया। समझ आ रहा है? अब लड़का करीब 1-1.5 साल का हो गया, मतलब बड़ा हो गया, मतलब पालन पोषण की स्थिति में आ गया। अब लड़की को फांसी हो चुकी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फांसी दे दी है, शबनम को फांसी दे दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। अब फांसी सुनानी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं को फांसी देने के लिए, उत्तर प्रदेश कह लो या इंडिया कह लो, इंडिया में महिलाओं को फांसी देने के लिए मात्र एकमात्र जेल है, वो है मथुरा में बस, और कहीं है ही नहीं। तो लड़की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जेल में जो बंद थी, वहां से उसको मथुरा की जेल में शिफ्ट किया गया। समझ में आ रहा है? और हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी फांसी की, यानी अब फांसी निश्चित है, लड़की को फांसी होगी। अब देखो लड़की को जेल होगी, बच्चा जो पैदा हुआ उसको नहीं हो सकती, उसका क्या अपराध है। तो अब यह पता किया गया कि इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा। तो उस लड़की का ही शायद कोई बचपन का स्कूल का कोई फ्रेंड रहा होगा, कोई XYZ। उसने ये कहा कि इस बच्चे को मैं पालूंगा, उसने कहा इस बच्चे को मैं पालूंगा। तो बच्चे को दे दिया गया उसकी कस्टडी में, मतलब उसके मित्र की कस्टडी, लड़की का कोई पुराना मित्र रहा होगा, दोस्त यार, भाई भाई, मुझे मैं नहीं पता क्या था कौन है, उसकी कस्टडी में दे दिया गया। तो बच्चा जो था उसके सुपुर्द हो गया और लड़की को हो गई फांसी। अभी फांसी नहीं हुई, हाईकोर्ट ने भी फांसी लगा दी और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी दे दी। अब लड़की ने गुहार लगाई राष्ट्रपति से कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लगाई, मर्सी पिटीशन को कहते हैं दया याचिका। जब मैं राष्ट्रपति नाम का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन कितने टाइप की जाती है। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया नहीं है? तो अब वो जो राष्ट्रपति के पास, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये पन्ना है लड़की की, वो माफीनामा, माफी मांग रही है वो। राष्ट्रपति ने ये पेपर के ऊपर, इस पेपर के ऊपर पेपर वेट लगा दिया, मतलब एक प्रकार की रोक लगा दी है, मतलब फांसी नहीं रुकी है, लेकिन राष्ट्रपति का पेपर वेट रखा है पेपर के ऊपर। ठीक है। जिस दिन राष्ट्रपति ये पेपर वेट हटा देंगे, इसका मतलब राष्ट्रपति ने माफीनामा कबूल नहीं किया, और उसी दिन ये क्लियर हो जाएगा, लड़की को फांसी होगी। यानी कि ये लड़की तब तक बची है, अभी फांसी नहीं हुई, तब तक बची है जब तक राष्ट्रपति का ये पेपर वेट इस पर रखा है। जिस दिन राष्ट्रपति ने ये हटा दिया, उस दिन लड़की का खेल खत्म हो जाएगा।
और उस दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी का वारंट जारी कर देगा, डेथ वारंट इश्यू कर देगा, और डेथ वारंट इश्यू करते ही खेल समझ में आ गई? पूरी कहानी नहीं आई? मैंने दोनों केसों से कंपेयर करा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चले आगे, चले आगे। अब लिख लो, अब इतना तो समझ में आ गया होगा, अब लिख लो आगे। चलो स्क्रीन नीचे कर देना। अरे सलीम को क्या हुआ? वो जेल में है, वो उसे सलीम की पड़ी है। सलीम का क्या, वो जेल में है वो। ठीक है, उसको भी सजा हुई है, वो भी जेल में है अभी। आगे हिंदी में लिखिएगा। द सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट इन ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ ए हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय किसी आपराधिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय एक आपराधिक मामले में अब ये देखो यार, मैंने अच्छा तुम्हें कहानी सुनाई, तुम अब अजीब अजीब क्वेश्चन पूछने लग गए। अब एक पूछ रहा है राहुल यादव कि सर ये बताओ, सर ये बताओ कि क्या कहते हैं फांसी सुबह ही क्यों दी जाती है? अरे यार, अब इसका टॉपिक से क्या लेना देना है, लेकिन जवाब तो मैं दे दूंगा। इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, सुबह सुबह सब लोग सो रहे होते हैं, शांति होती है, ताकि सुबह अगर किसी को फांसी दी जाएगी ताकि दिन का काम आसानी से सुचारू रूप से किया जा सके, किसी को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए सुबह सुबह दी जाती है। दिन में देंगे, सोचो तो जेल में बहुत सारे काम होते हैं, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, इसलिए सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर क्वालिटी नहीं मिल रही है। क्वालिटी तो यार तुम एप्लीकेशन पे अपने हिसाब से वो मैनेज कर लो ना, स्पीड को 720 चाहिए, 240 चाहिए, क्या चाहिए, वो इस हिसाब से अपने हिसाब से मेंटेन कर लो। आप जैसे मन कर रहे हो वैसे कर लो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आपके पास डाटा अगर भरपूर मात्रा में है, 2-2 किलो 4-4 किलो है, तो आप बहुत बढ़िया स्पीड में देखो। और अगर आपको लगता है आपका डाटा कम है, तो आप उसको कम स्पीड में देख लो, आपकी मर्जी है यार, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो आपका व्यक्तिगत मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय किसी आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है, अपील की सुनवाई करता है, कॉमा, इफ द हाई कोर्ट, इफ द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट, यदि उच्च न्यायालय, इफ द हाई कोर्ट, यदि उच्च न्यायालय, बस अब 3 पॉइंट लिखने हैं। कितने पॉइंट है? 3। यदि उच्च न्यायालय, 3 पॉइंट लिखने। अब लिखो पहला पॉइंट, बस यही तो छोड़ देना, इफ द हाई कोर्ट, बस यदि उच्च न्यायालय। अब पहला पॉइंट लिखो, पहला, हैज एन अपील, हैज एन अपील, एन अपील रिवर्स्ड, रिवर्स्ड, रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ, एन ऑर्डर ऑफ, एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, EQUITAL, एक्विटल, एक्विटल EQUITAL of an accused person, of an accused person, and sentence him to death, and sentence him to death। यदि उच्च, पहला पॉइंट है, यदि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के फैसले, किसी व्यक्ति के फैसले को पलट दे, फैसले को पलट दे और उसे फांसी की सजा सुना दे, और उसे फांसी की सजा सुना दे, की सजा सुना दे। ठीक है, पहला केस है ये। अब केस नंबर 2, ये पहला केस है पलट दे। अब दूसरा केस क्या है? ले ले अपने पास। ठीक है, आ जाए दूसरा, हैज टेकन बिफोर, हैज टेकन बिफोर itself any case, itself any case, itself any case from any district court, from any district court, district court, and convicted, and convicted, convicted the accused person, the accused person, accused person, and sentence him to death,
एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। यदि उच्च न्यायालय न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को स्वयं संज्ञान में ले ले और उस पर फांसी की सजा सुना दे। ये बहुत सारे बच्चे एक ही कमेंट कर रहे हैं कि लाश का क्या होता है, फेंक दिया जाता है या जला दिया जाता है। ऐसे ही ऊपर लिखा है सर डेड बॉडी का क्या होता है। अरे भैया कैसे क्वेश्चन उठा रहे हो। सुनो, दिल्ली हर एक फांसी के केस में जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती है, पहले फांसी की मतलब डेड बॉडी को पहले तो आधे घंटे के लिए लटका रहने दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर जाके चेकअप करता है, हाथ उसकी नब्ज टटोलता है, हार्ट वगैरह चेक करता है, सांसें चल तो नहीं रही हैं। फिर डॉक्टर जब चेक करता है तो पाता है कि कुछ नहीं हो रहा, अब बच गया, अब खेल खत्म हो गया है, खेल खत्म हो चुका है। तो फिर उसके बाद डेड बॉडी को नीचे उतारा जाता है और उसको लपेटा जाता है और फिर माँ बाप को बोला जाता है, पेरेंट्स को या अभिभावक को, घर वालों को बोला जाता है आप अपनी डेड बॉडी ले सकते हो। तो माँ बाप चाहें तो डेड बॉडी ले जा सकते हैं। डेड बॉडी माँ बाप या पेरेंट्स या अभिभावक को दे दी जाती है, जो घर वाले हैं उनको दे दी जाती है, जो भी घर वाले हैं XYZ जो भी है उनको दे दी जाती है। लेकिन दिल्ली गैंगरेप केस में क्या हुआ, सरकार ने ये पूछा था माँ बाप से, सारे चारों के माँ बाप से कि आप क्या चाहते हैं, डेड बॉडी आप ले जाइए। तो माँ बाप ने अधिकांश ये कह दिया, मैक्सिमम ने ये कहा कि हमें डेड बॉडी नहीं चाहिए। तो उसके बाद दिल्ली जो तिहाड़ जेल है, अब जो भी प्रशासन है उसके द्वारा वो डेड बॉडी जो है वो नगर निगम को सौंप दी जाती है और नगर निगम उसका अंतिम संस्कार करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बट हाँ, डेड बॉडी पर पहला अधिकार पेरेंट्स का या उनका होता है जो उसके मतलब परिवारिक जन है। इसलिए हाँ, इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपको मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ठीक है, यहां तक चले आगे। अब एक फिर लड़की है कोई पूजा राव, सर एक बार फांसी नहीं हुई और वो बंदा नहीं मरा तो क्या होगा। भारत का संविधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर चलता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यदि किसी व्यक्ति को फांसी सजा सुनाई गई और अगर उसको फांसी की सजा देते समय अगर वो एक बार में नहीं मरा तो दोबारा फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रकृति चाहती नहीं है कि ये मरे। इसीलिए फांसी देने से पहले कम से कम 10, 20, 50 बार ट्रायल किया जाता है। ट्रायल किया जाता है। समझ में आ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि ना मरे। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर ऐसा हो गया कि अगर किसी को फांसी दी और फांसी में वो जिंदा रह गया तो दोबारा फांसी नहीं होगी। कोई आपसे पूछे क्यों नहीं होती तो कहना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के कारण नहीं होती, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के कारण नहीं होती। प्रकृति नहीं चाहती या नेचर नहीं चाहता कि ये मरे, इसलिए उसको फांसी नहीं दी जा सकती। ठीक है। अब कोई ये मत पूछ लेना कि ऊपर काला कपड़ा क्यों पहनाया जाता है। फांसी जब देते हैं यहां से तो किसी व्यक्ति की आंखें निकल सकती हैं बाहर। दूसरा एक कारण, अगर आंखें निकलेंगी तो जो वहां पे 7-8 लोग खड़े होते हैं, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, जज वगैरह जो खड़े होते हैं, पुलिस वाले, वो डर सकते हैं किसी व्यक्ति की आंखें बाहर निकलेंगी तो, ताकि ऐसी कंडीशन बने, इसलिए न एक तो कपड़ा पहनाया जाता है। दूसरा, जब व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो काला कपड़ा इसलिए पहनाया जाता है ताकि अगर मान लो काला कपड़ा नहीं पहनाया जाएगा तो जो वो ट्रिगर खींचेगा, जो जल्लाद होता है ट्रिगर जो खींचता है, वो जब खींचेगा ना तो सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा मात्रा में तड़पेगा। इसलिए उसको बताया नहीं, कपड़ा पहना दिया ताकि उसको दिखाई नहीं दे कि ट्रिगर कितनी देर में खुलने वाला है। इसलिए देखना आप जब भी फांसी की सजा होती है ना, तो जैसे मान लो सपोज करो जो बंदा यहाँ पे कटघरे में खड़ा है, वहां पे खड़ा हुआ है वहां पे, तो उस वक्त जो भी खड़े होते हैं मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, 5-6-7 लोग खड़े होते हैं, वो जो खड़े होते हैं ना वो शांति से खड़े होते हैं। वहाँ एक आवाज नहीं आ सकती। वहां अगर ये पेन भी गिरेगा ना तो ऐसे आवाज आएगी, सिक्का भी गिरेगा टन की आवाज आएगी। सब शांति में होते हैं। मजिस्ट्रेट के हाथ में एक घड़ी होती है, घड़ी में टाइम लिखा होता है। जज साहब ने जो भी वारंट जारी किया ना उसमें लिखा होगा 5 बजे 5:00 AM लिखा है, तो फांसी 5 बजे ही होगी। तो घड़ी में ऐसे लिखा हुआ है, देखेगा वो, जैसे 4:49 हो रहे, 4:59 हो रहे हैं, तो वो 4:59 पे एक लाल कपड़ा होता है, तो वो 4:59 पे पहले ऐसे करेगा एक, और जैसे तीसरा हाथ करेगा ऐसे करके लाल कपड़ा नीचे,
तो जल्लाद ट्रिगर खींच देगा। समझ में आ गया नहीं आया? लेकिन मान लो सपोज करो एक एग्जांपल में जल्लाद ने ये ट्रिगर खींचा, मान लो ये वो था वो खींचने वाला, खींचेगा ना इसको। मान लो जल्लाद ने ऐसे खींचा खींचा और ये पहली बार में नहीं खींचा तो दोबारा फांसी नहीं हो सकती, दोबारा ट्राई नहीं कर सकते, एक ही बार करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। इसीलिए देखा होगा जो रस्सी आती है ना, जो फांसी दी जाती है, वो रस्सी बिहार के बक्सर में बनती है, पूरे इंडिया में कहीं बनती भी नहीं है, वहीं बनती है बस। और उस रस्सी को बनाने के लिए ना कम से कम 2-3 महीने पहले ऑर्डर दिया जाता है, ताकि रस्सी में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और उस रस्सी के ऊपर, रस्सी ऐसी होती है कि उसमें यहाँ पे देखो कोई अगर कोयंदा करेगा तो यहाँ पे दरार सी पड़ जाती है, लेकिन जो रस्सी होती है उस रस्सी में केले का लेप लगाया जाता है, ताकि इतनी चिकनी हो जाए कि उसके गले पे खरोंच तक भी नहीं आए। इसलिए ये सब क्वेश्चन मत पूछो, तुम्हें अरे मतलब के नहीं है, लेकिन हाँ तुमने चूंकि क्रेज दिखाया तो तुमने मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, आ जाए। समझ में आ गया? दो सेंटेंस समझ में आ गए। अब तीसरा लिखो, अब तीसरा हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इज तीसरे केस में तो हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगा ना। द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इज a fit for appeal to the Supreme Court, उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र जारी कर दे कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये 3 केस में, क्रिमिनल केस में अपील जाती है। अब डालें अगला लास्ट केस, अपील बाय स्पेशल लीव, विशेष अनुमति के माध्यम से अपील। अपील बाय स्पेशल लीव, विशेष अनुमति के माध्यम से अपील। शुरू करूं? चलें आगे? अब सुनो, ये स्पेशल लीव क्या है वो जरा सुन लो। देखो, भारत में चाहे कोई भी कोर्ट हो, चाहे कोई भी ट्रिब्यूनल हो, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है अधिकरण भी कहते हैं हिंदी में ट्रिब्यूनल को, और हिंदी में न्यायाधिकरण भी कहते हैं, और ट्रिब्यूनल या कोई भी कोर्ट अगर किसी मामले में कोई सुनवाई कर रहा है, जिसमें एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल है जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल को हिंदी में कहते हैं हरित प्राधिकरण। ठीक है, अगर कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल है और उसने किसी फैक्ट्री के ऊपर जुर्माना लगाया कि तुम्हारी फैक्ट्री से बहुत ज्यादा मात्रा में धुआं निकल रहा है और इसकी वजह से समाज में या सिस्टम में या एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और आपको पॉल्यूशन बढ़ाने का दोषी पाया जाता है, और इसीलिए आप पर 50 करोड़ का मुआवजा लगाया जाता है, 50 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है। और हरित प्राधिकरण ने, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किसी फैक्ट्री या किसी भी निकाय के ऊपर जुर्माना लगा दिया। ठीक है, तो अब उसने ये बोला कि 50 करोड़ रुपए जो है वो तुमको 4 महीने में जमा करने हैं, 4 मंथ में जमा करने हैं। और अगर 4 महीने में जमा कर दोगे तो ठीक है, नहीं जमा करोगे तो तुम्हारी फैक्ट्री सीज कर दी जाएगी। अब ऐसे में उस फैक्ट्री का जो भी मालिक है या जो भी है, उसके पास मौका है कि वो स्पेशल लीव लेके, स्पेशल लीव का मतलब होता है विशेष अनुमति लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। मतलब इसके लिए पहले उसे सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी
कि जज साहब ऐसे ऐसे बात है, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे किसी ट्रिब्यूनल ने पर्टिकुलर 50,000 का जुर्माना लगा दिया है और मैं समझता हूं कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए जज साहब प्लीज मेरे मामले को देख लो। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले पहले स्पेशल लीव लेनी पड़ेगी, विशेष अनुमति। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति मान लो दे दी, मैं कह रहा हूं मान लो परमिशन दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील सुनेगा, पूरी बात सुनेगा आपकी। लेकिन ये स्पेशल लीव में सुप्रीम कोर्ट के विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट सुने तो सुने और चाहे तो मना कर दे। वो ये भी कह सकता है हटो यहां से, बाहर में जाओ। यानी कि पहले जो 3 केस बताए उसमें सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा क्योंकि संविधान में लिखा है। लेकिन स्पेशल लीव में सुप्रीम कोर्ट की विशेषाधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, यानी विवेकाधीन शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, चाहे तो केस को सुने और चाहे तो केस को ना सुने। इसलिए ध्यान रखना, अपील 4 तरीके से जाएगी। पहले 3 में तो सुप्रीम कोर्ट को सुननी पड़ेगी क्योंकि इंसान की जान बान भी जा सकती है, मर भी सकता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में तो सुननी पड़ेगी क्योंकि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, ठीक है। लेकिन चौथे वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के विशेषाधिकार है, सुप्रीम कोर्ट शायद सुने चाहे तो ना सुने। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये पढ़ना क्या लिखा है, एक अमन सिंह का, अमन सिंह का पढ़ना। उसको एक अंतिम इच्छा पूछा जाता है, अगर वो बोले कि हमें नहीं मन्नत तो फांसी होगी या नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। ये बंदा है, अमन सिंह जी हैं, ये भारत के एक बहुत बड़े महापुरुष हैं। मतलब मैं ये कहूँगा बहुत महापुरुष हैं। ये कह रहे हैं कि फांसी के एंड में अंतिम इच्छा पूछी जाती है फांसी के टाइम पे कि सब बताओ आखिरी इच्छा क्या है, और अगर हम ये कह दें कि हमें नहीं मनना तो फांसी रुक जाएगी क्या? अरे बाबू, ये नहीं होता। अंतिम इच्छा पे पूछी जाती है, बात सही है, लेकिन अंतिम इच्छा वो पूरी की जाती है जो जो आपको चाहिए, जो आपको मतलब आखिरी रूप में चाहिए। कि अब आप जा रहे हो, बताओ क्या चाहते हो? गीता पढ़ना चाहते हो, कुरान पढ़ना चाहते हो, खाने में क्या खाना चाहते हो, पिज्जा खाना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, माँ बाप से मिलना चाहते हो, पत्नी से मिलना चाहते हो, बच्चों से मिलना चाहते हो, आखिरी इच्छा ये पूरी की जाती है। अब ये थोड़ी है क्या करना चाहते हो, तो तुम कहोगे नहीं साहब एक दिन के लिए राष्ट्रपति बना दो साहब मेरे को, मैं तो राष्ट्रपति बना के तुम अपने ही खुद क्या कहते हैं दया याचिका पे साइन कर लोगे कि मुझे माफ किया जाता है। यार अंतिम इच्छा समझ में आ रही है कैसे पूछी जाएगी? मुझे हंसी आ रही है तो यहाँ। चलो लिख लो तुम, है ना, लिख लो भैया, अब लिख लो तुम, ज्यादा मतलब नहीं तो पता पड़े तुम या फांसी की बात पे आ जाओ। आ जाओ। द सुप्रीम कोर्ट, इसमें लिखना अपील बाय स्पेशल लीव, विशेष अनुमति के माध्यम से अपील। लिखिएगा, द सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज्ड, द सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू ग्रांट in its discretion special leave to appeal from any judgment in any matter passed by any court or any tribunal चल भाई, ये लड़की बोल रही है सोनाली साक्या, ये बोलिए 240 की क्वालिटी करवा दो प्लीज, है क्या? है तो वो 240 नहीं। मैडम जी, जब रिकॉर्डेड क्लास हो जाती है तो उसमें आती है 240 की स्पीड, तो 240 लाइव में इससे कम क्वालिटी नहीं करवा सकते, नहीं तो ये बिलर आ जाएगा, फिर आपको कहां से करा दूं लाइव में कम? लाइव में तो 3 ही क्वालिटी होंगी, हाई मीडियम और लो, यही तो है बस, तो इससे नीचे नहीं करा सकते मैडम, बिलर आएगा फिर आपका। हाँ, रिकॉर्ड हो जाएगी, रिकॉर्ड होने के बाद आप दोबारा उसको कम स्पीड में करके देख सकते हो। इसमें लिखना सर्वोच्च न्यायालय के पास यह विशेषाधिकार है कि वह किसी प्राधिकरण
वह किसी प्राधिकरण अथवा न्यायालय के किसी मामले में फैसले के विरुद्ध विशेष अनुमति के द्वारा अपील को सुन सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसमें कोई भी मामला सुना जा सकता है, लेकिन बस दो छोड़ के ब्रैकेट में लिखें, एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल। सैन्य प्राधिकरण और कोर्ट मार्शल के मामलों को छोड़कर, सैन्य प्राधिकरण और कोर्ट मार्शल के मामलों को छोड़कर। ये बात समझ आई नहीं आई? क्योंकि देखो भारत में, अब ये दो चीजें समझ लो। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है जब आर्मी का कोई बंदा, आर्मी का ही कोई काम करता हो, फौज का व्यक्ति जब कोई गलत कार्य करता है तो उसके विरुद्ध जो फैसला होता है उसे कोर्ट मार्शल कहते हैं। और ऐसे ही सेना के मामलों को सुनने के लिए भारत में मनमोहन सिंह सरकार ने एक सैन्य ट्रिब्यूनल बनाया था, मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया था। तो जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल सजा देता है उसकी स्पेशल लीव आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव सबकी जा सकती है, सबकी, बस दो नहीं जाएगी, कोर्ट मार्शल और मिलिट्री ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसी में चलना पैराचन करके। इट इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यह सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। तो कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब समझ आ गया ना? मतलब सुप्रीम कोर्ट की विशेष शक्ति है ये, वो सुने तो सुने, ना सुने तो ना सुने, लेकिन तुम दावा नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में कि जज साहब सुनो ही सुनो, मेरा अधिकार है ये। सुप्रीम कोर्ट के कान पे दूंगा घुमा के, चलवा यहां से। आम आदमी का ये राइट नहीं है। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय को विशेष शक्ति दी गई है। अब बताइए, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में कोई डाउट है? इतना बता दो। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में कोई डाउट है? बताओ। अपीलीय क्षेत्राधिकार में कोई डाउट है? इतना सिंपल कर करके समझा रहा हूं तुमको यार, मुझे तो लगता नहीं है कि तुम्हें डाउट होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता तुमको डाउट होना चाहिए। हो रहा है क्या डाउट? नहीं, नो। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाए। अब डालें आप हेडिंग। अब सबसे मेन टॉपिक आएगा। अब हेडिंग डालें, डॉक्ट्राइन्स फॉलोड बाय सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में डालें, डॉक्ट्राइन्स फॉलोड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डॉक्ट्राइन्स का मतलब होता है सिद्धांत। हिंदी में बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत ये लिखा है। ठीक है, द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। समझ आ गया? डॉक्ट्राइन्स फॉलोड बाय सुप्रीम कोर्ट। चले शुरू करें।
चलें शुरू करें, ठीक है, आ जाए। अब इसको समझते हैं। ये टॉपिक बड़ा ही, ध्यान रखना फिर बोल रहा हूं, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा टेढ़ा है। और कृपया करके इस साल 2024 में जितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए, और 2025 में जितने पेपर देने जाएंगे उन सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे क्यों? 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला डॉक्ट्राइन्स वाला। क्यों? क्योंकि इस भारत सरकार ने 3 नए कानून लॉन्च कर दिए हैं। 3 नए कानून। पहले चलती थी आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इनकी जगह सरकार नए कानून ले आई है। और ये नए कानून जो हैं 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं भारत में। 1 जुलाई 2024 से डेडलाइन आ गई है, ये लागू हो जाएंगे इंडिया में। और जैसे ही ये लागू होंगे तो भारत में ये सारे कानून खत्म हो जाएंगे पहले। तो पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं पे उठ गया कि सरकार ने 1 जुलाई 2024 को ही इसकी तारीख क्यों मुकर्रर की है। ये सरकार 1 जुलाई 2024 को ही क्यों शुरू कर रही है? सरकार जून में क्यों नहीं कर सकती, अगस्त में क्यों नहीं कर सकती, सितंबर में क्यों नहीं कर सकती, अभी मार्च में क्यों नहीं कर रही? 1 अप्रैल से कर देती, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा था तो 1 जनवरी से कर देती, 1 जुलाई से क्यों शुरू कर रही है? इसका सीधा सिंपल सा जवाब दे रहा हूं, सीधा सिंपल। एक्चुअली मई जून में भारत में कोर्ट की छुट्टी होती है। मई जून में सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे चला जाता है, हाई कोर्ट छुट्टी पे चला। चुनाव को लेकर नहीं है ये बच्चे, कहां से आ गए बीच में? चुनाव बुनाव का चक्कर नहीं है। कोई अमन सिंह करके है बोल रहा है चुनाव को लेकर है, नहीं नहीं नहीं, इसका चुनाव से कोई लेना। जो एक कानून होते हैं जो न्याय से संबंधित होते हैं उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इधर सुनो, मई जून में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अधिक सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छुट्टी पे होते हैं। न्यायपालिका 2 महीने अवकाश पर रहती है। ये 1 जुलाई को इसलिए शुरू करने जा रहे हैं ताकि मई और जून में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छुट्टी पर रहेंगे। इसलिए कम से कम कोर्ट को या जजेस साहब को या जितने भी जुडिशरी से संबंधित व्यक्ति हैं, वकील वकील सब, उन सबको मौका मिल जाए। हाँ, इसको समर हॉलीडे जो कहते हैं, उन सबको मिल जाए मौका कि जो नए कानून आ रहे हैं इन सभी नए कानूनों का ये लोग आराम से अध्ययन कर लें, ये लोग आसानी से इनकी स्टडी कर लें। क्योंकि कल को इन्हीं वकीलों को, इन्हीं जज साहब को इन पर फैसले सुनाने हैं, इन्हीं को कानून देखना है, ताकि उनको मौका मिल जाए आसानी से तुम 1-2 महीने इन पर नजर दौड़ा लो। वैसे तो जज को जरूरत नहीं पड़ती इन सब चीजों की, उन्हें सब पता होता है। क्यों? क्योंकि जज तो एक बार कानून समझेगा तो एक बार देखेगा उसे समझ में आता है। लेकिन फिर भी ये टाइम इसलिए सब बेहतर रखा सरकार ने कि ताकि मई जून में बेहतर तरीके से उनको आसानी से समझा जा सके। अब आपके सामने दिक्कत यह है, आपके सामने की दिक्कत यह है, गौर तो सुनना, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे। इतना गहराई में ले जाएगा कोई नहीं समझाएगा आपको, इसलिए बहुत आसानी समझा रहा हूं आपको ताकि समझ में आए। अब सुनो, मान लो ये नए कानून जो हैं, नए कानून जो हैं 1 जुलाई को लागू हो रहे हैं 2024 में, ठीक है? और इसका मतलब 30 जून 2024 तक पुराने कानून लागू होंगे। पुराना लिख देता हूं, ओल्ड लॉ, और इसमें लिख दे रहा हूं न्यू लॉ, ठीक है? अब सुनना इधर, मान लो इस पुराने कानून में चोरी की सजा मान लो 5 साल है, मान लो कितने है 5 साल, और इस नए कानून में चोरी की सजा जो है वो फांसी है, मान लो। गौर से देखना, फांसी है, ठीक है? मान लिया हमने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, है नहीं, मैंने मान लिया ये कि चोरी की सजा 5 साल है पुराने कानून में और चोरी की सजा नए कानून में फांसी है, ठीक है? अब सुनना, अगर किसी बंदे ने चोरी, गौर से देखना, चोरी 30 जून 2024 को 11:57 PM पर की है। PM बोला मैंने, PM गौर से पढ़ लो, PM लिखा है, 11:57 PM रात में की है चोरी, ठीक है? क्लियर है? और अगर किसी बंदे ने 30 जून के बाद क्या आएगा, 1 जुलाई, चल भाई, 1 जुलाई 2024 को सुबह के जो 12 बज के जो सीधा 3 मिनट का टाइम है AM, ये वाला AM, यानी देखो चोरी करने में
6 मिनट का अंतर है, ये 57 पे है और इसके 6 मिनट बाद यहां पर है। तो अगर दो आदमी है, दोनों ने चोरी करी है, किसी ने 6 मिनट पहले करी है और किसी ने 6 मिनट बाद करी है, तो जिसने 6 मिनट पहले करी है उसको सजा होगी 5 साल, लेकिन जिसने 6 मिनट बाद की है उसको सजा होगी फांसी। अब आपको कुछ प्रिंसिपल समझ में आ रहे होंगे कि पंगा क्या है यहां का। सिद्धांतों का मतलब होता है, यह संविधान में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि कौन सा कानून कब मान्य होगा, और अंबेडकर साहब ने संविधान में क्लियर कर दिया है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसले सुनाएगा तो उन सिद्धांतों का पालन करेगा, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है आपको? बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बताओ, चलें आगे, बोलूं? कुछ बच्चे कह रहे हैं फाउंडेशन क्लास को लेकर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आते। जिन्होंने फाउंडेशन क्लास ज्वाइन कर रखी है उनके पास नोटिफिकेशन आता है। शाम को 8 बजे चल रही है फाउंडेशन क्लास की क्लास। कितने बजे चल रही है? चल भाई 8 बजे तो है? फाउंडेशन की कब चल रही है? अच्छा, वो तो फाउंडेशन की, तो सॉरी, फाउंडेशन वाली क्लास जो है वो आज तो मेरी है, क्योंकि बताया था ना, स्क्रीन नीचे कर दो। फाउंडेशन वाली क्लास जो है वो अल्टरनेटिव चल रही है। जिस दिन फाउंडेशन वाले बैच की क्लास हो रही है उस दिन मेरी पॉलिटी की नहीं है, जिस दिन पॉलिटी की हो रही है उस दिन फाउंडेशन की नहीं है, ताकि आपके सारे टॉपिक जल्दी से कवर हों। समझ गया मैं, वो मेरे दिमाग से उतर गया था। फाउंडेशन वाली जो क्लास है वो मेरे साथ पॉलिटी के साथ अल्टरनेटिव है, अल्टरनेट में चल रही है। मतलब एक दिन पॉलिटी, एक दिन फाउंडेशन, एक दिन पॉलिटी, एक दिन फाउंडेशन, ताकि बच्चों पर लोड ना पड़े। और इस मार्च के महीने में मैं पॉलिटी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर फाउंडेशन रेगुलर चलेगी फिर। ठीक है, जैसे बजट की क्लास मैंने खत्म कर दी है तो मैं गवर्नेंस शुरू करूंगा उसकी जगह पे, तो वो अल्टरनेट चल रही है, लेकिन अभी अल्टरनेट है। जैसे पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो वो रेगुलर कर देंगे इसको। चले आगे। अब पहले इतना लिख लेते हैं, आ जाए, लिखिएगा। द सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर। द सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर, अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। इट कैन गिव फाइनल वर्जन of the provision of the constitution, फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यह संविधान के प्रावधानों का अंतिम रूप से विस्तार करता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो फाइनल हो जाएगा। संविधान के प्रावधानों का अंतिम रूप से प्रावधान करता है। while interpreting उसके लिए नहीं है ये जो तुम सोच रहे हो। हाँ, चाहो तो कर लो, नहीं रहने दो, छोड़ो। while interpreting the constitution, और संविधान की व्याख्या करते समय the Supreme Court is guided by a number of doctrines, और संविधान की व्याख्या करते समय अनेक सिद्धांत से सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शन लेता है। अनेक सिद्धांत से सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शन लेता है, मतलब सिद्धांत है उनको फॉलो करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वही तो मैं पहले उस दिन भी कही थी,
इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइज वेरियस डॉक्ट्राइन्स, इसको लगाना मत है, लगाओ इसको। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, सुप्रीम कोर्ट अप्लाइज वेरियस डॉक्ट्राइन्स इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे शब्दों में संविधान की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय अनेक सिद्धांतों को अपनाता है। द इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन्स आर, महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहले मैं सिद्धांतों के नाम लिखवा रहा हूं, फिर मैं एक एक करके इनको समझाऊंगा। पहला मैं नाम सारे लिख दे रहा हूं। और हाँ, वैसे तो नाम इनके हिंदी इंग्लिश में ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में इसकी इंटरप्रिटेशन करता है, लेकिन फिर भी मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। पहला, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दूसरा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शंस। दूसरा, मैं हिंदी बोल दूंगा, अभी पहले इंग्लिश में लिख देता हूं। डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन। तीसरा, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। अगला, चौथा, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। अगला, पांचवा, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड सेवरेबिलिटी। अगला, छठवां, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। कृपया करके हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे इसी को उतार लो, अभी तो पहले इसको उतार लो। सामने साफ साफ मैंने स्पेलिंग लिख दी है। चल भाई, दिखाई दे रहा है, साफ साफ स्पेलिंग लिखी है, इसको उतार लो। ये 6 सिद्धांत हैं। अब चूंकि अभी मैं इस क्लास को इतनी टाइम ले रहा हूं, तो आज मैंने ये पूरा इतना करा दिया है, आप इसको उतार लो। कल आपकी फाउंडेशन बैच की क्लास है 3 बजे, परसों मेरी क्लास है पॉलिटी की, और परसों में मैं ये गहराई में ये सारे डॉक्ट्राइन्स पढ़ाऊंगा। अब आप एक काम करना, छोटा सा काम करना मेरी तरफ से। आपके बहुत सारे मित्र, आपके बहुत सारे दोस्त, भाई बंधु बड़ी से बड़ी कोचिंगों में पढ़ते होंगे, जहां लाखों रुपए फीस ली जाती होगी, ठीक है, और वहां पर उन्होंने पॉलिटी भी पढ़ी होगी। एक काम करना, आप थोड़ा सा, पूरे इंडिया को चैलेंज कर रहा हूं, आप थोड़ा सा जिन जगहों पर पढ़ते हैं उनके नोट्स पूछना उनसे, और उनसे ये पूछना अपने नोट्स में इन डॉक्ट्राइन्स को जरा दिखा देना, और उनके नोट्स में सुप्रीम कोर्ट के डॉक्ट्राइन्स एक बार पढ़ के आना। जाओ, तुम पहले तो पढ़ के तो दूर आ पाओगे, तुम पहले उनके नोट्स में ये डॉक्ट्राइन्स चेक ही कर लो, जाओ कि होते भी हैं, ठीक है। मैं तुमको ये याद भी करा दूंगा, लिखवा भी दूंगा,
समझाने की तो खैर वो मेरे हाथ में है, वो तो मेरी छोड़ दो तुम। समझ में आ गया? इनको उतार लो। परसों वाली क्लास में सारे के सारों को पहले हिंदी और इंग्लिश में समझाऊंगा, फिर इनको मैं तुम्हें लिखवाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? परसों मिलते हैं सेम टाइम पर। कल आपकी फाउंडेशन बैच की और मैपिंग की क्लास होगी सेम 3 बजे। आज आप सभी लोग लाइव में जरूर आइएगा, क्योंकि आज लाइव में फर्स्ट विनर को 10,000, दूसरे को 5,000, सॉरी, दूसरे को 5,000 और तीसरे को 2,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्वेश्चन जो होगा भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित होगा, जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक के प्रधानमंत्रियों से संबंधित। मिलेंगे परसों और आज लाइव क्विज में। थैंक यू।